क्या इटली सच में मस्जिद मुक्त हो रहा है, या फिर यह सिर्फ शुरुआत है एक ऐसे बदलाव की जिसका असर आने वाले सालों में पूरी दुनिया पर पड़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फैसला सुरक्षा के नाम पर है या पहचान की लड़ाई बन चुका है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं खोलेंगे, हम उस सच्चाई को सामने रखेंगे जिसे सुनकर शायद आप असहज हो जाएं। इमेजिन करो, वही यूरोप जिसे कभी फ्रीडम और टॉलरेंस का गढ़ कहा जाता था, वहां अब अचानक नियम सख्त हो रहे हैं, धार्मिक एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही है और सरकारें खुलकर कह रही हैं, बस अब और नहीं। Di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita e l'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia e Sharia significa lapidazione per l'adulterio, pena di morte per apostasia, pena di morte per omosessualità. ये सिर्फ इटली की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, हर जगह कुछ ना कुछ बदल रहा है, लेकिन असली ट्विस्ट यहां है। क्या यह बदलाव वाकई जरूरी था, या फिर एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जो लोगों के दिमाग में डर और गुस्सा भर दे? और अगर आप सोच रहे हो कि यह सब आपसे दूर हो रहा है, तो शायद आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हिस्ट्री गवाह है, जब भी ऐसे फैसले शुरू होते हैं उनका असर सीमाओं में नहीं रुकता। इस वीडियो में हम वो एंगल्स दिखाने वाले हैं जो मेन स्ट्रीम में खुलकर नहीं बताए जाते, फैक्ट्स, रिएक्शंस और वो हिडन सिग्नल्स जो एक बड़े ग्लोबल शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि इटली का ये कदम एक आइसोलेटेड डिसीजन है या आने वाले तूफान की पहली आहट, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हो वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। Lui finisce di pregare. Forza, cominciamo a definire. Leggo ancora un. Cioè, come non può? Sì, dopo sto pregando, adesso nascosto. Che senso sei davanti a tutti? चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जन जागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने वाले हैं जिसने सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक ऐसा निर्णय जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी और जिसने इटली को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने देश में धार्मिक स्थानों और सार्वजनिक प्रार्थना से जुड़ी गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण लगाने की दिशा में कदम उठाया है। इस फैसले के सामने आते ही कई इस्लामी देशों ने चिंता जताई है और इसे लेकर तेज बहस शुरू हो चुकी है। जिस यूरोप को हमेशा खुले विचारों वाला और धार्मिक आजादी का समर्थक माना जाता रहा है, वहीं अब ऐसे सख्त फैसले देखने को मिल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि इटली को अपनी धार्मिक नीतियों में इतना बड़ा बदलाव करना पड़ा? क्या इसके पीछे केवल सुरक्षा कारण है या फिर कोई गहरी राजनीतिक रणनीति भी काम कर रही है? अगर आप इस पूरे मामले की असलियत समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको वो पहलू बताएंगे जो आमतौर पर मुख्यधारा मीडिया में ज्यादा सामने नहीं आते। इटली के इस फैसले की पृष्ठभूमि क्या है, यूरोप में धार्मिक माहौल किस तरह बदल रहा है और दुनिया के अन्य देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, इन सभी पहलुओं को हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उस फैसले से जिसने इटली को एक नई बहस के केंद्र में खड़ा कर दिया है और जिसका असर अब पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में यूरोप के सामाजिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव साफ दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और स्वीडन जैसे देशों में इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है।
शुरुआत में इस बदलाव को संस्कृति के मेलझोल और धार्मिक विविधता के रूप में देखा गया था, लेकिन समय के साथ कुछ घटनाओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जर्मनी में बड़े स्तर पर शरणार्थियों के आने के बाद सामाजिक तनाव बढ़ने लगा। फ्रांस में धार्मिक स्थलों पर हमलों की खबरें सामने आईं और स्वीडन में हाल ही में हुई कुरान जलाने की घटनाओं ने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी। यूरोप के कुछ इलाकों में ऐसी बस्तियां भी बन गईं जहां रहने वाले स्थानीय लोगों को ही अपने ही शहर में पराया महसूस होने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या बढ़ती धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक टकराव के बीच कोई सीधा संबंध है? क्या किसी समाज की मूल संरचना को सिर्फ धर्म के आधार पर बदला जा सकता है? और यहीं से जुड़ती है इटली की कहानी। इटली ने इन सभी घटनाओं को ध्यान से देखा, समझा और अब अपनी दिशा बदलने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का मानना है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो इटली भी उन्हीं चुनौतियों का सामना कर सकता है जिनसे बाकी यूरोपीय देश पहले से जूझ रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने साफ शब्दों में कहा है, हम अपने देश की सांस्कृतिक पहचान को कमजोर नहीं होने देंगे। इसी सोच के साथ अब इटली अपने धार्मिक नियमों की दोबारा समीक्षा कर रहा है और यह तय करने की कोशिश कर रहा है कि कौन सी परंपराएं भविष्य के लिए सही हैं और कौन सी नहीं। जहां कई यूरोपीय देश अभी भी हालात को संभालने में लगे हैं, वहीं इटली ने अपनी एक स्पष्ट दिशा तय कर ली है। शायद यही वजह है कि वह बाकी देशों से अलग नजर आने लगा है। दोस्तों, जब भी किसी देश में बड़े और सख्त फैसले लिए जाते हैं तो उसके पीछे एक मजबूत लीडरशिप होता है। जॉर्जिया मेलोनी को भी इसी तरह के लीडर के रूप में देखा जाता है। स्पष्ट सोच वाली, दृढ़ और अपने विचारों पर अडिग। उनका पॉलिटिकल सफर बिल्कुल आसान नहीं था। कम उम्र में पॉलिटिक्स में कदम रखने के बाद उन्होंने धीरे धीरे खुद को स्थापित किया और आखिरकार देश के टॉप पद तक पहुंची। लेकिन खास बात यह रही कि उन्होंने कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। वह लगातार यह बात दोहराती रही हैं कि देश की पहचान को बनाए रखना बेहद जरूरी है। उनका मानना है कि अगर मूल कल्चर कमजोर पड़ती है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। अगर तुलना की जाए तो भारत में योगी आदित्यनाथ को जिस तरह सख्त फैसलों के लिए जाना जाता है, कुछ वैसी ही छवि जॉर्जिया मेलोनी की भी बनती दिख रही है। वह खुलकर कहती हैं कि देश को किसी भी तरह की कट्टरता से बचाना जरूरी है, चाहे इसके लिए उन्हें आलोचना का सामना ही क्यों न करना पड़े। इलेक्शन के समय ही उन्होंने संकेत दे दिया था कि वह कट्टरपंथ से जुड़े मुद्दों पर सख्ती दिखाएंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि धार्मिक इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज पर नजर रखना जरूरी है, यह समझने के लिए कि वहां क्या हो रहा है और उनकी फंडिंग कहां से आ रही है। उनके भाषणों में एक तरफ राष्ट्रहित की बात होती है तो दूसरी तरफ एक ऐसे फ्यूचर की चिंता भी दिखाई देती है जहां आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित माहौल में रह सकें। आज जॉर्जिया मेलोनी सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं रह गई हैं, बल्कि एक ऐसी सोच का प्रतीक बन गई हैं जो देश को प्राथमिकता देने की बात करती है। सत्ता में आने के बाद उन्होंने साफ कहा था, अब बहुत हो चुका, हमें अपने देश और अपने फ्यूचर को सुरक्षित बनाना होगा। और इसी सोच को अमल में लाते हुए उन्होंने ऐसे कई कदम उठाए जिनकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। सबसे पहला कदम यह उठाया गया कि सार्वजनिक जगहों पर सामूहिक नमाज पर रोक लगा दी गई। अब इटली में कोई भी व्यक्ति पार्क, सड़क किनारे, सोसाइटी या इंडस्ट्रियल एरियाज में खुले तौर पर नमाज अदा नहीं कर सकता। सरकार का तर्क सीधा था, धर्म पर्सनल आस्था का विषय है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों को धार्मिक प्रदर्शन का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। दूसरा अहम फैसला था मस्जिदों और मदरसों की जांच। सरकार ने निर्देश दिया कि देश की हर इस्लामिक इंस्टीट्यूशन को यह स्पष्ट करना होगा कि उसकी फंडिंग कहां से आती है, इमामों की नियुक्ति किस तरह होती है और वहां क्या पढ़ाया जाता है। तीसरा और सबसे ज्यादा विवाद खड़ा करने वाला डिसीजन यह रहा कि कुरान और अजान का लोकल लैंग्वेज यानी इटालियन में अनुवाद जरूरी किया गया। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि देश के अंदर क्या सिखाया और बोला जा रहा है यह जानना जरूरी है। यह ट्रांसपेरेंसी का विषय है, न कि धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास। इन फैसलों के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के भीतर चिंता और असमंजस की स्थिति देखने को मिली। कई धार्मिक लीडर्स ने इसे अपने अधिकारों के खिलाफ बताया। टर्की, पाकिस्तान और इजिप्ट जैसे देशों ने भी इस पर रिएक्शन दिया और इसे धर्म से जुड़ा मुद्दा बताया। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी का रुख पहले जैसा ही रहा। उनका कहना है कि देश की शांति और पहचान सबसे ऊपर है और जो भी इसके रास्ते में आएगा उसे रोका जाएगा। इन कदमों के बाद इटली की पॉलिटिक्स में हलचल तेज हो गई और साथ ही पूरे यूरोप में यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या उन्होंने वह कदम उठा लिया जिससे बाकी देश अब तक बचते रहे थे। अब सवाल उठता है, क्या केवल इटली ही ऐसा कर रहा है? असल में ऐसा नहीं है। दुनिया के कई देश अलग अलग तरीकों से कट्टरता के मुद्दे पर सख्ती दिखा रहे हैं, कोई खुलकर तो कोई चुपचाप। अगर स्वीडन की बात करें तो हाल ही में वहां एक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से कुरान जलाने की घटना सामने आई, वह भी ईद अल अधा जैसे संवेदनशील मौके पर। इस घटना की दुनिया भर में आलोचना हुई, लेकिन स्वीडन की सरकार ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में बताया और अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया। ये घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि
यूरोप में लोगों की सोच और पॉलिसीज में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। फ्रांस, जिसे कभी लिबरल सोच का केंद्र माना जाता था, आज वहां बुर्का पर रोक, मदरसों की निगरानी और इमामों के भाषणों की जांच जैसे नियम लागू किए जा चुके हैं। इमैनुएल मैक्रो ने भी साफ कहा था, कट्टरपंथी विचारधारा हमारे गणराज्य के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि पॉलिसीज में बदलाव का संकेत भी था। अब नजर डालते हैं चाइना पर। यहाँ उइगर मुसलमानों को लेकर काफी सख्त कदम उठाए गए हैं। पब्लिक नमाज, दाढ़ी रखना और बुर्का पहनना जैसी चीजों पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। सरकार का कहना है कि ये सब कल्चरल कंट्रोल के तहत किया जा रहा है, ताकि राष्ट्र की एकता और पहचान मजबूत हो सके। इन उदाहरणों को देखने के बाद यह साफ नजर आता है कि दुनिया के कई हिस्सों में पॉलिसीज बदल रही हैं, और इटली का हालिया कदम भी इसी दिशा में एक संकेत देता है कि अब कई देश इस तरह के मुद्दों पर खुलकर फैसले ले रहे हैं। जब आज इटली या फ्रांस जैसे देश सख्ती दिखाते हैं, तो एक सवाल अपने आप उठता है, क्या हमने भी अपने इतिहास में ऐसे दौर नहीं देखे हैं? इंडिया का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि यहाँ कई बार बाहरी आक्रमण हुए और अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। समय समय पर कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया और समाज को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लंबे समय तक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर यह दावा किया जाता है कि पुराने धार्मिक ढांचों की जगह नए निर्माण हुए। ये केवल इमारतों का बदलाव नहीं माना गया, बल्कि आस्था और पहचान से जुड़ा विषय भी बताया जाता है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं? कई लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन कुछ ऐतिहासिक और पुरातात्विक चर्चाओं में ऐसे सिग्नल्स का जिक्र भी मिलता है। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे स्थानों को लेकर अक्सर यह कहा जाता है कि वहां खुदाई या रिसर्च में ऐसे अवशेष मिले जो पुराने धार्मिक ढांचों की ओर इशारा करते हैं, जैसे टूटे हुए स्तंभ, शिलालेख और प्राचीन मूर्तियां। इन बातों को कुछ लोग इतिहास का प्रमाण मानते हैं, जबकि इस पर अलग अलग मत भी मौजूद हैं। इसी तरह कुछ एनालिसिस में यह भी कहा जाता है कि यूरोप में सामाजिक बदलाव के साथ कल्चरल बहसें तेज हुई हैं। जहां पहले विविधता के नाम पर खुलेपन को बढ़ावा मिला, वहीं अब पहचान और परंपराओं को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो रही हैं। इटली ने शायद इसी एक्सपीरियंस से सीख लेते हुए शुरुआत में ही सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है, ताकि आगे चलकर बड़े टकराव की स्थिति न बने। हिस्ट्री अक्सर यह संकेत देती है कि किसी भी समाज की पहचान को बनाए रखने के लिए केवल विचार नहीं, बल्कि ठोस पॉलिसीज की भी जरूरत होती है। इंडिया का एक्सपीरियंस भी कई बार उदाहरण के तौर पर दिया जाता है, जहां लंबे समय तक विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी कल्चरल पहचान को बचाए रखने की कोशिश की गई। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में कट्टरता और पहचान से जुड़े मुद्दों पर बहस हो रही है, उसी समय एक अलग दिशा में आध्यात्मिकता और संतुलन की बात भी सामने आ रही है, जिसे सनातन धर्म के रूप में देखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इटली जैसे देशों में भी इस ओर रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2012 में जहां वहां हिंदू कम्युनिटी की संख्या करीब 90,000 के आसपास बताई जाती थी, वहीं 2023 तक यह आंकड़ा लगभग 3 लाख तक पहुंचने की बात कही जाती है। ये केवल संख्या का बदलाव नहीं, बल्कि यह सिग्नल भी माना जा रहा है कि कुछ लोग ऐसी लाइफस्टाइल और विचारधाराओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं जहां शांति, सहअस्तित्व और आत्मज्ञान पर जोर दिया जाता है। आज इटली में कुछ जगहों पर दिवाली जैसे त्योहारों को लेकर खास आयोजन किए जाते हैं और कई स्कूलों व कल्चरल इंस्टीट्यूशंस में भगवद गीता की शिक्षाओं पर चर्चा भी होने लगी है। धीरे धीरे लोग योग, मेडिटेशन, पूजा पाठ जैसी परंपराओं में रुचि दिखा रहे हैं। इटली के कुछ शहरों में भव्य हिंदू मंदिर भी बनाए गए हैं, जहां पारंपरिक विधि विधान के साथ पूजा होती है। ऐसे ही एक स्थान पर बालाजी को समर्पित मंदिर भी चर्चा में रहा है, जहां विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। एक और दिलचस्प उदाहरण यह है कि वहां एक विशाल आकार की भगवद गीता तैयार की गई, जिसका वजन सैकड़ों किलो बताया जाता है और जिसे बनाने में काफी समय लगा। इसे केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ज्ञान और विचारधारा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो यह संदेश देता है कि ज्ञान और समझ ही असली ताकत है। दिलचस्प बात यह भी है कि जहां कुछ जगहों पर लोग अपनी परंपराओं से दूर होते नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इन्हीं परंपराओं के प्रति आकर्षण बढ़ता दिख रहा है। इटली में बढ़ती रुचि को कुछ लोग एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखते हैं, जहां सनातन धर्म को ग्लोबल स्तर पर नई पहचान मिल रही है। यह बदलाव केवल धार्मिक रूपांतरण के रूप में नहीं, बल्कि एक वैचारिक झुकाव के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां लोग शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं। आज के समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में तनाव, संघर्ष और विचारों का टकराव देखने को मिलता है, तब बहुत से लोग ऐसे रास्ते की तलाश में हैं जो उन्हें मानसिक शांति और जीवन का गहरा अर्थ दे सके। और इसी संदर्भ में कुछ लोग मानते हैं कि
सनातन परंपरा एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत करती है जो संतुलन, सह अस्तित्व और आंतरिक शांति पर जोर देता है। सनातन धर्म को केवल एक धर्म के रूप में देखना शायद इसकी पूरी समझ नहीं देता। इसे एक ऐसी लाइफस्टाइल के रूप में भी समझा जाता है जहां किसी पर कोई दबाव नहीं होता, बल्कि सोच और समझ पर जोर दिया जाता है। ये परंपरा ये सिखाती है कि जीवन का असली मूल्य विचारों और आचरण में होता है। इसी संदर्भ में अहिंसा परम धर्म जैसे सिद्धांत सामने आते हैं, जहां हर जीव, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या पेड़ पौधे, सबको सम्मान देने की बात की जाती है। इसी तरह वसुधैव कुटुंबकम का भाव यह दर्शाता है कि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। और खास बात यह है कि यहाँ सवाल पूछने को रोका नहीं जाता, बल्कि समझ को गहरा करने का माध्यम माना जाता है। आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों जैसे इटली, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में लोग आध्यात्मिकता और संतुलन की तलाश में अलग अलग परंपराओं की ओर देख रहे हैं। इसी प्रोसेस में कुछ लोग हिंदू दर्शन और योग ध्यान जैसी विधाओं में भी रुचि ले रहे हैं। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि दुनिया के अलग अलग समाजों में बदलाव कई कारणों से होते हैं, जिनमें कल्चर, पॉलिटिक्स, एजुकेशन और पर्सनल पसंद सब शामिल होते हैं। जहां एक ओर लोग शांति और आत्मज्ञान की तलाश करते हैं, वहीं यह भी जरूरी है कि विभिन्न परंपराओं और मान्यताओं का सम्मान बना रहे। इसीलिए आज का समय केवल तुलना करने का नहीं, बल्कि समझने का है कि अलग अलग विचारधाराएं किस तरह लोगों को प्रभावित करती हैं और समाज को किस दिशा में ले जाती हैं। जहां तक देशों की पॉलिसीज की बात है, जैसे इटली में लिए गए फैसले, वे अक्सर लोकल परिस्थितियों, पॉलिटिक्स और सोशल जरूरतों पर आधारित होते हैं। अंत में सवाल यही रहता है, हर देश और हर समाज अपने मूल्यों और पहचान को किस तरह बैलेंस रखता है और साथ ही डाइवर्सिटी के साथ कैसे आगे बढ़ता है। अगर आप इस विषय पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो जरूर साझा करें, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर ओपन और समझदारी भरी डिस्कशन ही आगे का रास्ता तय करती है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।